स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 36 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ये जो आगे के तीन क्वेश्चन है 36, 37 और 38, ये पूरे विश्व में, पूरे मतलब इंडिया में एटलीस्ट, मतलब जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं वो याद रखते हैं मंकी प्रॉब्लम्स के नाम पर। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये तीनों क्वेश्चन। इनफैक्ट आप भी 10 साल बाद अगर सब कुछ भी भूल जाएं जेई के प्रिपरेशन के बारे में, तो ये मंकी प्रॉब्लम ज़रूर याद रहेगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना, मतलब रियल लाइफ का ही है। अच्छा लगता है, मतलब आदमी लटकता तो शायद इतना फेमस नहीं हो पाता, लेकिन ये जो मंकी लटका हुआ है रस्सी पे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये, है ना, टॉपिक। तो खैर, करना हमें वही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और कुछ भी नया नहीं लगने वाला है ना, बस इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ मंकी ऑफ मास 15 kg इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप विथ वन एंड फिक्स्ड टू द सीलिंग। ठीक है, तो एक मास है ना, मंकी है जिसकी मास क्या है 15 kg, है ना। आप उसे एक ब्लॉक भी बना सकते हो, लेकिन मंकी रहने दो। इफ़ इट विशेज टू गो अप विथ एन एक्सीलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी चाहत है कि ये ऊपर जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलेशन के साथ। ठीक है, और इसकी मास कितनी दी हुई है, 15 kg दी हुई है। 15 kg, क्या आप उम्मीद करते हो कि नहीं एक फोर्स नीचे लग रही होगी, कितनी, mg, 150 न्यूटन, ये मैंने लगा दिया। फिर कहा गया हाउ मच फोर्स शुड बी इट अप्लाई टू द रोप, कितना फोर्स ये रोप पर अप्लाई करे कि ये 150 न्यूटन का वेट होने के बावजूद ये ऊपर एक्सीलेट कर सके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फिर दूसरा क्वेश्चन है ना, कि अगर रोप ये 5 मीटर की है, मान लीजिए कि ये रोप की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की है, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप, तो कितना देर लगेगा अगर मंकी रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो कितना देर है ना लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो आप जान रहे हो एक्सीलेशन है पता, तो ये तो तुरंत निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। एन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आप लगा दोगे, निकाल लें क्या इसे, छोड़ो बाद में निकालेंगे। पहले हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप, कितना फोर्स इसे लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा कंसेप्चुअली इसको है ना समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर तो ले आते हैं, है ना, ऊपर टेंशन नीचे mg और एक्सीलरेशन लेके, लेकिन आप ये ऊपर टेंशन क्यों ले रहे हैं, इसको मैं लॉजिक थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो देखिए यही सिचुएशन है, मैंने यहाँ लिखा है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली सही से बनाना है। तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इस मंकी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और ऊपर टेंशन लिख देते हैं, डायरेक्ट टेंशन फोर्स लग रहा है, जो कि सरासर गलत है ना। आंसर तो आ जाएगा लेकिन सरासर गलत है। क्यों, टेंशन फोर्स किस पे लगती है, स्ट्रिंग पे लगती है ना। ठीक है, स्ट्रिंग लगाती है, तो मंकी तो नॉर्मल हाथ से पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को, आ रही बात समझ में। तो अब आप सोचिए, आप भी है ना कभी रस्सी पे चढ़े होंगे, तो जब आप रस्सी पे चढ़ते हो, है ना, जैसे ये रस्सी है, आप इस रस्सी पे चढ़ते हो तो उसको पुल करते हो नीचे, है ना, पुल करते हो। तो बेसिकली आप क्या करते हो, अपने हाथों से है ना रस्सी को दबाते हो बहुत ज़ोर से, तो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रही है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके रस्सी और हाथों के बीच। तो वो नॉर्मल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो एक अच्छा खासा फ्रिक्शन फोर्स को जनरेट करता है। चूंकि यहाँ पर कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो ये कौन सी फ्रिक्शन जनरेट होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगी, है ना। बचपन में आपने सुना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा पढ़ोगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ोगे। तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगी, है ना, फ्रिक्शन जनरेट होगी। वो फ्रिक्शन आपके हाथों पर किधर लगेगी, ऊपर लगेगी, तो वो फ्रिक्शन फोर्स आपको ऊपर ले जा रही है। फिर आप ये हाथ से हटाते हो, फिर दूसरा हाथ पकड़ते हो, समझ रहे हो ये चीज़। अब आप खुद सोचो, अगर ये धागा रहता और मान लीजिए कि एकदम वे आइस का बना हुआ होता है, स्नो का बना होता है ना, एकदम ऊपर से या ऐसा ग्रीज व्रीज लगा देते कि फ्रिक्शन एकदम खत्म हो जाए, तो आप कुछ भी कर लो तो ऊपर नहीं जा सकते, आप स्लिप कर जाते। तो कौन, किस चीज़ की कमी वहाँ खल रही है, रस्सी तो है ही, टेंशन तो वो लगा सकती है, किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, फ्रिक्शन की महसूस हो रही है। तो फ्रिक्शन इस बंदर को ऊपर ले जा रहा है ना। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, वो बंदर अपने हाथों पे रस्सी पकड़ा हुआ है। अब आप इस रस्सी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, देखिए और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगा। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा रस्सी यहाँ पर ऐसे काटा है हाथों, है ना, हाथों के साथ, है ना, हाथों में जो रस्सी है वहाँ तक काटा है, उसको यहाँ पे बनाया है। अब देखिए एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, बंदर पर फ्रिक्शन ऊपर लग रही है,
क्यों? क्योंकि बंदर की टेंडेंसी थी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन ने बोला ऐसे कैसे नीचे जा सकते हो, मैं हूं ना, तो ऊपर लग गया फ्रिक्शन। एक्शन के रिएक्शन से इस रोप पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? नीचे लगेगी, और यहाँ पर है ना टेंशन फोर्स होगी, समझ लो, रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स होती है, यहाँ पर अगर मैं एक सेक्शन काटूं तो टेंशन। अब रोप के लिए अगर आप लिखोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन पे तो मैं कमेंट ही नहीं करूंगा, मुझे पहले से ही पता है कि मास जीरो है रोप की, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो हो गया, मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो देख रहे हैं टी इक्वल टू एफ आ गया, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? टी के वैल्यू के बराबर। तो ये सही कंसेप्ट है। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया, ठीक है ना, मैं भी ये नहीं करता हूँ, है ना, बस ये कंसेप्ट समझने के लिए अच्छा है। मैं क्या करता हूँ, है ना, मैं एफबीडी बनाता हूँ रस्सी और बंदर दोनों को एक सिस्टम मानकर, है ना, रस्सी और बंदर दोनों को एक सिस्टम मान के। तो बताइए छोटी सी रस्सी है ना जो बाहर निकली हुई है, क्या रस्सी पर तो टेंशन फोर्स ही लग रहा है, और इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आंतरिक फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, है ना। तो ये टेंशन फोर्स है ना, ऐसे आप दिखाओ, अगर सही तरीके से दिखाना है तो ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है। और एम नीचे लग रही है, ठीक है, तो ये सही मेथड है ना। सिर्फ बंदर पे टेंशन दिखाना दिस इज़ नॉट गुड, है ना। आंसर तो आ रहा है लेकिन आंसर के लिए कुछ भी थोड़ी कर लेंगे, तो मैं वही कर रहा हूँ। थोड़ा सा रस्सी दिखाया हूँ, देखिए ब्लू कलर का, है ना, इस पे टेंशन फोर्स किधर लग रही है? ऊपर लग रही है। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो ये टेंशन ऊपर लग रही होगी, क्लियर है ना। जैसे जैसे आप जोर से दबाओगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, तो वही जो आप दबा रहे हो ना, पुल जो कर रहे हो, है ना, दबाते हुए, वही फ्रिक्शन को जनरेट कर रही है, और जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आएगी। क्लियर है ये चीज़? और नीचे कितना लग रहा था? 150 न्यूटन। तो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, और इसकी एक्सीलरेशन किधर हो रही है? ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट इज नेट फोर्स? ऊपर के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो टी को मैं बड़ा मानूंगा, तो टी माइनस 150 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना था? 15, और एक्सीलरेशन कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 150 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 165 न्यूटन। तो देख रहे हो इतनी टेंशन फोर्स आ रही है, तो फोर्स कितना अप्लाइड करना होगा? फोर्स टू बी अप्लाइड यही 165 न्यूटन ही करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में ये चीज़? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि रोप अगर 5 मीटर है तो कितने देर में वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये तो एनएलएम का क्वेश्चन ही नहीं रहा, अगर एक्सीलरेशन दे दिया गया है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। ऑब्वियसली एस के जगह आप क्या रख दोगे? 5 रख दोगे। यू के जगह 0, क्यों? रेस्ट से शुरू हुआ है मंकी, बोला गया है क्वेश्चन में। एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम को मैं टी ले रहा हूँ। 5 टू 10 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेकेंड, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 10 मालूम है ना, 3.16 के आसपास आता है, ठीक है, पाई के आसपास आता है, 3.14 भी ले सकते हो। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मंकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बस अच्छा होता जाएगा, इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।